स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। 2024 ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए एक स्पेशल ईयर रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन उन्होंने अपने अपने देशों में नई गवर्नमेंट्स के लिए वोट की है। इनफैक्ट 70 से ज्यादा नेशंस में 2024 में इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, जिसमें 4 दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज भी शामिल है: इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, पाकिस्तान। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस भी 2024 में हुए थे, और यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज वहां पर भी नेशनल इलेक्शंस कंडक्ट हुए, जैसे जर्मनी और फ्रांस। एक ग्लोबल ट्रेंड निकल कर आ रहा है, और वो ये है कि इन सभी इलेक्शंस में मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, मतलब रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, वोट्स उनके अगेंस्ट गए हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव लॉस्ट द इलेक्शंस। कुछ एक ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर रूलिंग गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बचा ली है, लेकिन बहुत ही थिन मार्जिन से उनका वोट शेयर जरूर कम हुआ है। ग्लोबली ये ट्रेंड देखने को क्यों मिल रहा है? ऐसे कौन से बड़े कारण रिस्पॉन्सिबल हैं कि सडनली ग्लोबल लेवल पर ये मास डेमोक्रेटिक फिनोमिनन देखने को मिल रहा है, जहां पर मेजॉरिटी डेमोक्रेसीज में, चाहे वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, या फिर मेच्योर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, ज्यादातर केसेस में जो वोटिंग हुई है वो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई है। एंड इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं डेमोक्रेसीज के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, दे आर लेफ्ट पजल्ड। उनमें से कुछ का तो यह भी कहना है कि हो सकता है पास्ट में जो हमने इलेक्शंस को समझा हो, उसको समझने में हमसे ही गलती हो गई हो सकता है अभी तक हम ये मान रहे हो कि अलग अलग कंट्रीज में एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आता है जब नई गवर्नमेंट आती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा से ही जो डेमोक्रेसीज में वोटिंग होती है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को हटाने के लिए ही होती हो, क्योंकि सिटीजन्स उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो क्या कुछ कारण है? क्या कह रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट? आइए समझते हैं। सो आई वाज टेलिंग यू कि 70 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इस साल वोटिंग देखने को मिली है, जिसमें लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज भी आती हैं। तो 70 से ज्यादा, इसका मतलब यह है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उसने इस साल वोट किया है, और ज्यादातर केसेस में रूलिंग गवर्नमेंट्स को हटाने के लिए वोट किया गया है। आप अगर इंडिया की भी बात करेंगे तो यह माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट कंप्लीट मेजॉरिटी से दोबारा आएगी, दोबारा भी कहां, तिबारा आएगी, थर्ड टर्म होगा। लेकिन ओवरऑल वोट शेयर, नंबर ऑफ सीट्स, वो डिक्लाइन हुई। हालांकि अल्टीमेटली कोएलिशन गवर्नमेंट जरूर बनाई गई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं आ पाया लोकसभा इलेक्शन में। तो इसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश चल रही है, और ये सिर्फ नेशनल लेवल का फिनोमिनन नहीं है, सिर्फ इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा, ये ग्लोबल लेवल के फिनोमिनन की तरह सामने आया है। इनफैक्ट इस पर जो बातचीत शुरू हुई है वो यूएसए के इलेक्शन के बाद शुरू हुई है। हमने देखा यूएसए में चुनाव हुए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीते। हालांकि इलेक्शन से पहले बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। यह कहा जा रहा था कि वो एंटी विमेन पॉलिसीज परस्यू करेंगे, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज वो परस्यू करेंगे, बट अल्टीमेटली हमने देखा एक बहुत ही कन्विंसिंग मार्जिन से उन्हें विक्ट्री मिली। और ये वोट भी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही देखा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कमला हैरिस, वो इस समय यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं, और ये माना जा रहा है कि जनता ने जो वोट दी है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी उसकी पॉलिसी से तंग आकर ही दी है। तो यहां पर उसी पॉइंट को रेज किया गया है। सो दिस विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल ट्रेंड। दिस विक्ट्री इज अ पार्ट ऑफ broader trend of incumbent party defeat in 2024. Reflects growing voters' disaffection with current leadership across ideological lines. तो चाहे यूएस से हो, चाहे इंडिया हो, चाहे आप फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन की बात करें,
लगभग सभी देशों में देखने को मिला है एंटी इनकम्बेंसी, और इसी वजह से वोट शेयर कम हुआ है। और मेजॉरिटी कंट्रीज के केस में तो यह भी देखा गया है कि रूलिंग गवर्नमेंट्स दोबारा सरकार में आ ही नहीं पाई। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे ना। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये माना जा रहा है कि ये ग्लोबल फिनोमिनन की तरह सामने आया। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है दैट इज पोस्ट पेंडेमिक स्ट्रगल। 2019-20 में जब पूरी दुनिया में कोविड महामारी बड़ी तेजी से फैली, उसके बाद रिसेशन देखने को मिला ग्लोबल लेवल पर। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से फैली अलग अलग कंट्रीज में, और अभी तक ये माना जा रहा है कि कंट्रीज उससे उबर नहीं पाए। इनफैक्ट ये सारे जो कारण हैं इनको थोड़ा डिटेल में चल के समझते हैं डेटा के बेसिस पर कि एक्चुअली हो क्या रहा। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले और सबसे बड़े कारण की, दैट इज इकोनॉमिक टर्बुलेंस। अभी हम बात कर रहे थे कोविड-19 पेंडेमिक की। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में एक तरीके से इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हुआ। एंड इनफैक्ट ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी डिटीरियोरेट हो गया। यहां पर अगर कुछ स्टैट्स हम देखें और उससे अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ग्लोबल इन्फ्लेशन वो 8.3% पर पहुंच गया। और ग्लोबल इन्फ्लेशन के पीछे दो बहुत बड़े कारण जो बताए जा रहे हैं, पहला है रशिया और यूक्रेन की वॉर, रशिया यूक्रेन, और दूसरा है वेस्ट एशियन क्राइसिस। वेस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं तो द सेम इजराइल और गाजा के बीच में जो क्राइसिस चल रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स वो अफेक्ट हो रही हैं, ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज कर रहा है। और 8.3% ग्लोबल इन्फ्लेशन ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो वो 5.7% तक पहुंच गया है। 2023 में इट वाज 4.9%, बट 2024 की अगर आप बात करते हैं 5.7% तक ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच गई है। और इसी वजह से जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उसने रूलिंग गवर्नमेंट्स को पनिश किया है एक तरीके से, क्योंकि वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ये भी एक बहुत बड़े कारण की तरह साइट किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्लोबल जीडीपी में डिटीरियोरेशन देखने को मिला है, इट हैज कम डाउन टू 2.1%। वहीं अगर आप 2023 की बात करते हैं इट वाज 3.4%, तो वो एक स्लो डाउन, एक स्लंप देखने को मिला है। ये सारी की सारी चीजें इस तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि अलग अलग कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है, जीडीपी ग्रो नहीं कर पा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। और इनकम इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक और डेटा है जिससे आप समझ सकते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी कितना ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर, टॉप 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वो होल्ड करते हैं 45% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। अब आप सोच सकते हैं कि टॉप 1% ग्लोबली उनके पास 45% ऑफ द वेल्थ है। और अगर मैं बात करता हूं बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन, बॉटम 50%, दे हैव ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। तो आप इस इनइक्वालिटी को अगर देखेंगे तो आपको साफ साफ ये रियलाइजेशन होगा कि बॉटम 50% के पास केवल 5% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अलग अलग देशों में, मैं सभी कंट्रीज की बात कर रहा हूं, बी इट अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और मैच्योर वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज, जहां पर यह माना जाता है कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथेंड है, जहां पर यह माना जाता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, दे आर अवेयर। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन दे होल्ड ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। और इसमें से ज्यादातर पॉपुलेशन, ज्यादातर वो या तो अफ्रीका में या एशिया में या आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाते हैं, अगर मैं बॉटम 50% की बात करता हूं। और यहां पर हम सभी कॉन्टिनेंट्स में किस तरीके का एक वोटिंग पैटर्न रहा है, वोटिंग ट्रेंड रहा है, उसको देखेंगे। हम एशियन इकोनॉमीज की भी बात करेंगे, जहां पर हम जापान जैसी कंट्रीज की भी बात करेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। हम अफ्रीका की भी बात करेंगे, साउथ अफ्रीका,
जहां पर रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट गया है, और लगभग 30 साल बाद ये देखने को मिला है कि रूलिंग गवर्नमेंट का वोट शेयर मेजॉरिटी से कम हो गया है। हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, उन कंट्रीज की बात करेंगे, तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर हम देखने वाले हैं कि वोटिंग पैटर्न क्या रहा है। और 95% ऑफ द केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा जो वोटिंग हुई है वो रूलिंग डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट हुई है। और अब शायद आपको डिटेल में कारण समझ में आ रहे होंगे कि क्यों ऐसा देखने को मिला है। इकोनॉमी तो कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट तो कारण है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा कारण है, एंड दैट इज कोविड-19। और कोविड-19 के बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, लोग उनसे भी परेशान हैं। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद से ही जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था, कंट्रीज उससे उबर नहीं पाई हैं। जो इकोनॉमीज हैं उनकी पॉलिसीज कुछ इस तरीके से नहीं एग्जीक्यूट की गई कि ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो एक वो भी बहुत बड़े कारण की तरह देखा जा रहा है। इकोनॉमिक रिपरकशंस। सो प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक हैज लेड टू वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अभी तक लगभग 3-4 साल हो गए हैं कोविड महामारी को खत्म हुए, लेकिन अभी तक भी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो उस टाइप के रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रही हैं। अभी तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस लेवल पर नहीं आया है, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो पा रही है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। और इस सबके साथ साथ एक और मेजर प्रॉब्लम सामने आ रही है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, दैट इज इमिग्रेशन। वो है इमिग्रेशन। अगर आप देखें, चाहे आप बात करें यूरोप की, चाहे आप बात करें नॉर्थ अमेरिका में कनाडा की, यूएसए की, इलेक्शंस जो लड़े जा रहे हैं वो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम के ऊपर लड़े जा रहे हैं। इनफैक्ट यूएसए की अगर मैं बात करता हूं तो यूएसए में तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली अपने पॉलिटिकल कैंपेन में ये बोला था कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एंटी इमिग्रेशन ऑपरेशन वो कंडक्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट सिर्फ यूएस नहीं, अभी कनाडा में इलेक्शन नहीं हुए, बट कनाडा में भी अगर आप देखेंगे तो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स को लेकर प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, और गवर्नमेंट अपने लॉज में कंटिन्यूसली वो चेंज लेकर आ रही है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसमें इमिग्रेशन एक बहुत बड़े कंसर्न के तौर पर शामिल है। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ चैलेंजेस सच एज कल्चरल शिफ्ट्स। बहुत सारी कंट्रीज में लोग सिटीजन्स इनसिक्योर फील करने लगे हैं। उनको ये लग रहा है कि इमिग्रेंट जब उनकी कंट्री में आएंगे तो वहां पर वो अपना कल्चर लेकर आएंगे, और जो होम कंट्री का कल्चर है कहीं ना कहीं वो सप्रेस होगा। तो उनको डर है अबाउट चेंजेस टू नेशनल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे, कनाडा में एक वीडियो सामने आई थी जहां पर एक सिख युवा जो खालिस्तान समर्थक था, वो ये बोल रहा था कि व्हाइट पीपल वो यूरोप वापस चले जाए, कनाडा हमारा घर है। तो जब ऐसे इंस्टेंसेस सामने आएंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो होम कंट्री है उसकी अपनी पॉपुलेशन, उसके अपने सिटीजन्स वो इनसिक्योर फील करते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है गवर्नमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है और एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज वहां पर बनाई जाती है। इकोनॉमिक इंपैक्ट, डिबेट ओवर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड स्ट्रेन्स ऑफ इमिग्रेशन एंड लोकल जॉब मार्केट एंड पब्लिक सर्विसेज। इसके साथ साथ जब इमिग्रेंट्स किसी कंट्री में आते हैं तो वहां पर जो लोकल जॉब मार्केट है उसमें सिटीजन्स जो होते हैं कंट्री के, उनके लिए नंबर ऑफ जॉब्स रिड्यूस हो जाती है। तो एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी उसकी वजह से भी पैदा होती है। तो इमिग्रेशन की अगर बात की जाए, इमिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। यूएसए में तो इलेक्शन ही इसी पॉइंट पर लड़ा गया है। इनफैक्ट कनाडा में भी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले 2025 में, और वहां भी एक बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ साथ करप्शन और गवर्नेंस इश्यूज, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज की तरह सामने आए हैं। इनफैक्ट जापान के केस में यही साइट किया गया है कि जापान में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, और इसी वजह से जो वोट पड़ा वो उसके अगेंस्ट पड़ा। तो पब्लिक प्रोटेस्ट, इसके साथ साथ मीडिया में बहुत सारे एक्सपोजेस सामने आते हैं जहां पर ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में मास लेवल पर करप्शन हो रहा है,
वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ एक माहौल तैयार करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो वोट पड़ती है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पड़ती है। एंड अकाउंटेबिलिटी डिमांड्स, जब करप्शन सामने आएगा तो पब्लिक डिमांड करती है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए, जिसने करप्शन किया उसको पनिश किया जाए। और जब ये दिखाई देता है कि गवर्नमेंट के एंड पर एक लेथार्जी है, तो अल्टीमेटली जब पब्लिक को वोट करने को मिलता है वो रूलिंग गवर्नमेंट्स को बाहर कर देती है। बहुत सारी कंट्रीज के केस में यही देखने को मिला है। तो ये कुछ बड़े कारण साइट किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग कंट्रीज में जो वोटिंग देखने को मिली है वो रूलिंग डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट देखने को मिली है। बट अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें और स्पेशली अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि मैच्योर डेमोक्रेसीज, ऐसी कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेसी को चलते हुए पिछले 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, मैच्योर डेमोक्रेसीज जहां पर काफी लंबे समय से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फंक्शन कर रही है, जहां के सिटीजन्स काफी ज्यादा अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर, जहां पर इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी डीप है और इंफॉर्मेशन एक्सेस पब्लिक के पास काफी है। अगर हम उनकी बात करते हैं, सो इन प्यू सर्वे पीपल इन 24 कंट्रीज फेल्ट दैट द अपील ऑफ डेमोक्रेसी वाज वेनिंग। ऐसे देशों में, ऐसे 24 कंट्रीज में प्यू सर्वे हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वहां के सिटीजन्स, उनका डेमोक्रेसी के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है, विच इज अ कंसर्निंग ट्रेंड। एक पॉइंट था जब यह माना जाता था द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस इज डेमोक्रेसी, बट अब अगर आप देखेंगे ऐसे सर्वे सामने आ रहे हैं जहां पर मेच्योर डेमोक्रेसीज के जो लोग हैं वो भी डेमोक्रेसी में विश्वास होते चले जा रहे हैं। सो ऐसी 24 कंट्रीज में जो सर्वे हुआ है वहां पर लोगों ने ये कहा है दैट दे आर लूजिंग फेथ इन डेमोक्रेसी। और वो क्यों? वो इन्हीं कंसर्न्स की वजह से जो हमने अभी बात की। इनफैक्ट लोगों ने सर्वे में यह भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर रही हो या उनकी जो बातें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रेज कर रही हो। सो ग्रोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके साथ साथ बिलीव दैट नो पॉलिटिकल ग्रुप ट्रूली रिप्रेजेंटेड देम, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इन्फ्लेशन आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स। तो ये बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पीपल इन डिफरेंट डेमोक्रेसीज दे आर लूजिंग फेथ इन डेमोक्रेसी, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो शायद इकोनॉमिक क्राइसिस और जॉब लॉसेस जो हुए हैं उसको रोका जा सकता था, विच इज अ कंसर्निंग ट्रेंड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स देखने को मिल रही हैं वहां पर द सिचुएशन इज एनी डिफरेंट आफ्टर कोविड। ज्यादातर कंट्रीज में अगर आप देखेंगे जॉब लॉसेस हुए हैं। इनफैक्ट कोविड के साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, दैट इज कि आज की तारीख में नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज की वजह से जो जॉब जनरेशन है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है। मैकेनाइजेशन की वजह से जॉब में रिडक्शन देखने को मिला। सो दैट इज अनदर कंसर्निंग ट्रेंड जिसके बारे में कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा। अब अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की बात करते हैं तो कोविड 19 के बाद से 54 ऐसी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, जहां पर इलेक्शन हुए और 54 में से स्टैगरिंग 40 कंट्रीज में जो रूलिंग गवर्नमेंट्स थी दे हैव लॉस्ट। तो इट इज क्लियर कि कोविड 19 पेंडेमिक के बाद देयर इज अ क्लियर शिफ्ट कि जो वोट पड़ रहा है वो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पड़ रहा है एंड अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज में रूलिंग गवर्नमेंट्स को हटाया जा रहा है। सो टोटल इलेक्शंस हेल्ड इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज सिंस पेंडेमिक दैट इज 54, और उसमें से 40 इलेक्शन में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो हार गई हैं, दे फेल टू कम इनटू पावर अगेन। This shows that ruling parties are suffering big losses, and one of the major causes, one of the major reasons is increasing income inequality. इसके साथ साथ जॉब्स जनरेट नहीं हो पा रही हैं उस रेट पर जितना एक्सपेक्टेशन है, और ये दोनों बड़े कारण जो है इसकी वजह से रूलिंग गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में वोट जा रहा है। इनफैक्ट हमने देखा 24 कंट्रीज तो ऐसी भी हैं जहां पर ये मान रहे हैं सिटीजन्स कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो शायद उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, वो उनकी प्रॉब्लम्स उनको रेज ही नहीं कर पा रहे, उनके सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं की यूरोपियन कंट्रीज की। अगर हम
यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं जहां पर ये माना जाता है मैच्योर डेमोक्रेसीज। तो सबसे पहले ब्रिटेन। ब्रिटेन में हमने देखा ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने। ऋषि सुनक से पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े क्विक सक्सेशंस में ब्रिटेन में एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन में इन्फ्लेशन एक ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था। इसके साथ साथ ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों के लिए जॉब्स नहीं है। सो दिस बिकेम अ वेरी बिग रीजन जिस वजह से जो वोटिंग हुई अल्टीमेटली वो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो सरकार में थी 1832 के बाद इट हैज सफर्ड द बिगेस्ट लॉस इन इट्स हिस्ट्री। तो आप सोच लीजिए 1832 के बाद सबसे बड़ी हार है ये कंजर्वेटिव पार्टी की। और लगभग 14 साल बाद लेबर पार्टी सरकार में वापस आई। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी की, फ्रांस और जर्मनी, तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट, उसके इलेक्शंस हुए थे। तो यहां पर जर्मनी और फ्रांस जो यूरोपियन यूनियन की दो सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल इकोनॉमीज है, दोनों में ही रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में वोट पड़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद फ्रांस में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्शंस भी कंडक्ट करवा लिए थे और वहां पर भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी को उतना वोट शेयर नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ फंक्शन कर रही। तो इलेक्शंस इन जून सॉ रूलिंग पार्टी स्वेप्ट बाय राइट विंग फोर्सेस। और अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आपको ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप को एक कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन माना जाता है। वहीं अगर आप ब्रिटेन के केस में बात करेंगे तो लेबर पार्टी 14 साल बाद वापस आ गई। अगर आप बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी के केस में तो यूरोपियन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ वहां पर राइट विंग फोर्सेस, मतलब जो राइट विंग कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ज्यादा वोट शेयर मिला। वहीं अगर आप अभी बात करेंगे फ्रांस में कोएलिशन गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर आप बात करते हैं हंगरी की, अनदर यूरोपियन कंट्री, अगर आप हंगरी की बात करते हैं, सो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान्स पार्टी सफर्ड इट्स वर्स्ट डिफीट इन डेकेड्स इन दिस ईयर यूज इलेक्शन। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए हैं वहां पर कई सालों में सबसे वर्स्ट डिफीट इनकी पॉलिटिकल पार्टी को देखने को मिली, विच इज क्लियरली शोइंग कि एक ट्रेंड है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी वोट उसके अगेंस्ट पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब यह है वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस टाइम सरकार में है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं हुई, क्योंकि वहां पर जॉब्स जनरेट नहीं हो पाई, इकोनॉमी कोई बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई, जीडीपी में स्टैग्नेशन देखने को मिला है, इसी वजह से सिटीजन्स उस पार्टी और उसकी पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है और इसी वजह से उसके अगेंस्ट वोट डाल रहे हैं। तो पहले जो माना जाता था, सोचा जाता था कि जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं वो आइडियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होते हैं, कि जो सिटीजन्स वोट डाल रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के बेसिस पर डाल रहे हैं और जब उन्हें एक आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट कर लेते हैं। अब ग्लोबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा ना हो सकता है हमेशा से ही जो वोटिंग होती रही हो वो एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर होती रही हो। अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया की, अगर हम एशिया की बात करते हैं, सो साउथ कोरिया में भी अ कोएलिशन लेड बाय ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी डिफीटेड द रूलिंग कंजर्वेटिव पीपल पार्टी। तो कोरिया में अगर आप देखेंगे कंजर्वेटिव पीपल पार्टी वो हारी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज की कोएलिशन सत्ता में आई। इसके साथ साथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को इंडिविजुअली मेजॉरिटी नहीं मिली, जो इससे पहले 2 टर्म्स में देखने को मिला था, 2 इलेक्शंस में देखने को मिला था, और बीजेपी को भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी। इसके साथ साथ जापान की आप बात करेंगे अगर, तो जापान के केस में वोटर्स पनिश लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बट प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा रिमेन्ड इन पावर। तो यहां पर भी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली और एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। श्रीलंका के केस में अगर आप बात करेंगे तो रिबेल लीडर अनुरा कुमारा दिसनाइके डिफीटेड द रूलिंग पार्टी एंड बिकेम कंट्रीज प्रेसिडेंट। तो श्रीलंका के केस में भी सेम चीज देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर जापान को आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि जापान में क्या हुआ,
तो जापान में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ करप्शन के भी चार्जेस थे, और इसी वजह से वोट उनके अगेंस्ट गया था. सो वोटर्स पनिश द रूलिंग पार्टी फॉर करप्शन एंड स्कैंडल्स. इट गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट वाज ऑलरेडी देयर. तो वोटर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करवाई जा रही थी, करप्शन के चार्जेस थे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में वोट हुआ. लेकिन फिर भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कुर्सी जरूर बचा ली जापान के केस में. इनफैक्ट टेम्पल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं पॉल नादेव, उन्होंने ये कहा है, इफ यू लुक एट जापान इन आइसोलेशन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. तो अगर आप ग्लोबली क्या हो रहा है उससे आइसोलेट करके जापान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके बेसिस पर इस इलेक्शन को एनालाइज करोगे, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जापान की सिटीजंस ने किस तरीके से वोट किया है. तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ करप्शन और बहुत सारे स्कैंडल्स थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इसी वजह से उनके खिलाफ वोट गया था. तो अगर आप जापान को ग्लोबल एग्जाम्पल से अलग करके आइसोलेट करके स्टडी करते हो तो फिर उसको समझना आसान है. बट अगर आप जापान को भी ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ जोड़ लेते हो तो फिर आइडियोलॉजिकल बेस दिखना मुश्किल है. एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट वोट पड़ रहा है वो जरूर दिखाई देता है. सबसे पहले इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है रॉब फोर्ड, उन्होंने कहा इन्फ्लेशन हैज प्रॉम्प्टेड द बिगेस्ट वेव ऑफ एंटी इनकम्बेंट वोटिंग एवर सीन. पूरी दुनिया में एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट जो वोटिंग हुई है इस बार 2024 में वो आज तक नहीं देखने को मिली है. इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि ग्लोबल लेवल पर लगभग 70 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस साल इलेक्शन हुआ. पूरी दुनिया में लगभग आधी जनता ऐसी है जिसने इस साल अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में वोट डाला है फॉर न्यू गवर्नमेंट्स. तो इस वजह से भी दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड. आज तक इससे पहले शायद ही रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक साथ इतनी बड़ी वोटिंग देखने को मिली हो ग्लोबल लेवल पर. और उसमें इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण रहा है. इन्फ्लेशन के साथ साथ हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है. तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल जीडीपी में स्टैग्नेशन, ये बड़े कारण रहे जिस वजह से रूलिंग डिस्पेंसेशन, रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट पड़ा है. तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी उस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस बात को मान रहे हैं. इसके साथ साथ इलेक्टोरल लॉन्ग कोविड, एक नया टर्म दिया गया है इलेक्टोरल लॉन्ग कोविड. इसका मतलब यह है कि कोविड-19 पेंडेमिक के रिपरकशंस अभी तक देखने को मिल रहे हैं. कंट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है. अलग अलग देशों में जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं टू काउंटर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कोविड, उनके कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिले, और इसी वजह से सिटीजंस ने इस तरीके से वोटिंग की है. दिस में ऑल्सो बी लिंक टू द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म कोविड पेंडेमिक सच एज पुअर हेल्थ, disrupted education and problems at work are troubling people everywhere. तो चाहे उनके बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे उनकी अपनी जॉब इनसिक्योरिटीज हो, चाहे हेल्थ केयर क्राइसिस चल रहे हो, ये सारे कारण बने हैं जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी वेव जनरेट हुई है ग्लोबल लेवल पर, और आपको इस तरीके का एक वोटिंग पैटर्न, इस तरीके का एक वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला है. मैंने स्टार्टिंग में बात की थी साउथ अफ्रीका की. लगभग पिछले 3 दशक से, 3 डेकेड से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिससे नेल्सन मंडेला भी आते थे, जिन्होंने, अगर हम साउथ अफ्रीका में बात करें तो एंटी अपार्थीड मूवमेंट भी लीड की थी. पिछले लगभग 3 डेकेड से, 3 दशक से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अफ्रीका के ऊपर रूल कर रही थी. बट इस बार ये देखा गया कि मेजॉरिटी वोट उसे नहीं मिला. हालांकि वहां पर भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी और दोबारा से सत्ता में जरूर आ गई, बट वैसे नहीं जैसे पिछले 3 डेकेड्स में देखने को मिलता था. So it lost its majority in parliament after 3 decades in power, forming a coalition with opposition parties. तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बन पाई, वहां पर भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी क्योंकि वोट उस तरीके से नहीं मिला जो ट्रेडिशनली देखने को मिलता था. एंड इनफैक्ट सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका की बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी कुछ इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है. एलेक्स वाइन्स ऑफ चैथम हाउस नोटेड दैट रूलिंग parties in African countries with strong democratic institutions were punished. तो अफ्रीका में ज्यादातर कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहां पर रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर ऐसा ही सेम ट्रेंड देखने को मिला है, वो भी सामने आया है.
अब बात कर लेते हैं एक एक्सेप्शन की। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेंड है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी उसके नाम पर वोटिंग हो रही है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको सत्ता से बाहर कर रही है, जो सिटीजन है वो उन्हें सत्ता से बाहर कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा भी हुआ है कि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनको एक क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली और इसी वजह से कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू वो दोबारा पॉलिटिकल पावर में तो आ गए हैं। बट अगर हम एक एक्सेप्शन की बात करें जहां पर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर मिला है तो वो है मेक्सिको। और मेक्सिको का एक्सेप्शन इस बात को कहीं ना कहीं कोरैबोरेट कर देता है, इस बात को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है कि अगर इकोनॉमिकली कोई कंट्री बेटर परफॉर्म कर रही होती तो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट फैक्टर नहीं आता। अगर मेक्सिको की बात करते हैं तो मेक्सिको में क्लॉडिया शीनबॉम चूजन बाय प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेज एज हिज सक्सेसर। तो क्लॉडिया से पहले आंद्रेस लोपेज वो मेक्सिको के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्लॉडिया को अपना सक्सेसर चुना था। वो चुनाव लड़ती हैं और मेक्सिको की हिस्ट्री में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन जाती है। इनफैक्ट सिर्फ पहली फीमेल प्रेसिडेंट ही नहीं बनी, उन्होंने जो इलेक्शन जीता वो अपने प्रीडिसेसर से ज्यादा वोट मार्जिन से जीता है। सो मेक्सिको इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर पीपल आर सेटिस्फाइड विद इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इनफैक्ट मेक्सिको का एग्जाम्पल इस बात को भी प्रूव कर रहा है कि अगर इन सभी कंट्रीज में सिटीजन्स इकोनॉमिक पॉलिसी से सेटिस्फाइड होते तो शायद जो आपको एक ग्लोबल ट्रेंड देखने को मिला है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मेक्सिको एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल के तौर पर साइट किया गया है जहां पर जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से सेटिस्फाइड थे, इसी वजह से उन्होंने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है प्रोवाइड कर दी और कंट्री की हिस्ट्री में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। सो क्लॉडिया शीनबॉम वन इजीली इन जून। शीनबॉम बिकेम मेक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, और सिर्फ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी, जो प्रेसिडेंट वो बनी है वो अपने प्रीडिसेसर से ज्यादा वोट शेयर से बनी है। और इसी वजह से रॉब फॉर्ड जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उन्होंने ये बात सामने रखी है कि एक अलार्मिंग ट्रेंड है। अलार्मिंग ट्रेंड इस वजह से क्योंकि अभी हमने देखा 20 से ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पीपल आर सेइंग कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं एंड दे आर लूजिंग देयर फेथ इन डेमोक्रेसी, जो अपने आप में एक वार्निंग है। और अगर अलग अलग कंट्रीज में गवर्नमेंट्स ने जल्द से जल्द कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए जहां पर जनता की जो समस्याएं हैं, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें एड्रेस किया जाए, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर सिटीजन्स, अगर वो नहीं किया गया तो धीरे धीरे करके ये जो डेमोक्रेटिक मॉडल है कहीं ये खतरे में ना पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो अथॉरिटेरियन लीडर्स को मौका मिल जाएगा अपनी रूल, अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने का। इनफैक्ट हिस्ट्री में हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जब ऐसा हुआ। एक दौर था जब जर्मनी में हिटलर का राज शुरू हुआ, वहां भी कंडीशंस कुछ ऐसी ही बनी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस थे, हाइपर इन्फ्लेशन थी, जो सिटीजन्स थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है और वहां पर एक हाइपर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट की गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज है जो जीत कर आ रही है वो कहीं ना कहीं हाइपर नेशनलिज्म की वो फीलिंग को जनरेट करती है, तो फिर आपको वही वेव देखने को मिल सकती है जहां पर एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगी और ग्लोबलिज्म जिसको हम प्रमोट करने की बात करते हैं तो आपको एंटी ग्लोबलाइजेशन शायद देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर आप यूएसए की बात करते हैं, आप कनाडा की बात करते हैं, इन कंट्रीज के एग्जाम्पल से देखने को मिलता है। इनफैक्ट यूरोप में भी वेस्टर्न एशिया से आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं, इनिशियली यूरोप ने उनको एक्सेप्ट किया। अफ्रीका से आने वाले इमिग्रेंट्स को इनिशियली यूरोप ने एक्सेप्ट किया, बट अब यूरोप में भी ज्यादातर कंट्रीज में इमिग्रेशन के अगेंस्ट आवाजें उठने लग गई हैं और इसी वजह से आपको दिखाई देगा कि यूरोप में जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका दबदबा बढ़ रहा है। सो इट कैन बी सीन एज अ वार्निंग साइन।
So Rawford warns that if voters judge governments too quickly, it could become a problem for democracies. उनका यह मानना है कि अगर वोटर्स इतनी जल्दी पॉलिटिकल पार्टीज को, रूलिंग गवर्नमेंट को जज करने लग जाएंगे कि सिर्फ एक टर्म दिया उसके बाद हटा दिया, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, रूलिंग गवर्नमेंट्स के लिए भी कोई इंसेंटिव बचेगा नहीं। उनको भी ऐसा लगेगा कि भाई हम इस बार तो पावर में आ गए हैं, नेक्स्ट टाइम तो हम पावर में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड्स कुछ उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर वो इस बात के लिए भी वार्न कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनको भी माइंडफुल रहना चाहिए, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक को खत्म हुए अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 या 3 साल ही हुए, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट होने में और रिजल्ट प्रोड्यूस करने में थोड़ा लंबा समय लग जाता है। तो वो उसी के अगेंस्ट एक वार्निंग इशू कर रहे हैं। ही सेड इफ वोटर्स पनिश एवरी गवर्नमेंट विदाउट मच थॉट, व्हाट इंसेंटिव विल गवर्नमेंट्स हैव टू डू बेटर जॉब। तो अगर ऐसे ही होने लगा, जहां पर 3-4 साल दिए गए और सरकारों को हटा दिया गया, तो फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट्स है उनके लिए भी कोई इंसेंटिव नहीं होगा, और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि करप्शन को प्रमोशन मिलेगा, करप्शन को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स, जिसकी बात हम शुरुआत से कर रहे हैं। सो पॉल नडेव, जो टेम्पल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, हमने पहले भी उनके बारे में पढ़ा था, बिलीव्स दैट परहैप्स एनालिस्ट वर मिसअंडरस्टैंडिंग पास्ट ग्लोबल इलेक्टोरल ट्रेंड्स। दे कंसिडर्ड इट एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट whereas it was an anti-incumbent mood। तो उनका यही कहना है कि हो सकता है अभी तक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो पास्ट में इलेक्शंस हुए अलग अलग कंट्रीज में, उसको स्टडी करते हुए एक बहुत ग्रेव, बहुत मेजर मिस्टेक कर दी हो कि हमने ये सोचा हो कि जो वोट पड़ा है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर पड़ा है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से सिटीजंस सहमत नहीं थे और इसी वजह से उसको हटा दिया गया है, और उसकी जगह जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी उसको सत्ता में लेकर आई है जनता। हो सकता है हम ये जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट मान रहे थे, कभी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था ही नहीं, इट वाज ऑलवेज अबाउट एंटी इनकम्बेंसी। हमेशा ही जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोट जा रहा था, इट वाज बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। और इस बार ये ग्लोबल लेवल पर ज्यादा इस वजह से दिख रहा है, ऑब्वियस इसलिए हो गया क्योंकि अभी कोविड-19 पेंडेमिक के रिपरकशंस हम फेस कर रहे हैं। ग्लोबल जीडीपी में स्टैग्नेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से एंटी इमिग्रेशन वेव भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक कंट्री के सिटीजन्स इकोनॉमिकली, कल्चरली वल्नरेबल महसूस करने लगे। उन्हें लगता है कि अगर इमिग्रेंट्स उनकी कंट्री में आएंगे तो ना केवल उनके कल्चर में शिफ्ट देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ वहां पर जो जॉब्स हैं वो वहां रहने वाले लोगों के लिए भी कम हो जाएंगे, उनके अपने सिटीजन्स के लिए रिड्यूस हो जाएंगे, जो शायद पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, बट अब ग्लोबल लेवल पर वो फिनोमिनल्स देखने को मिल रहा है। तो वो भी इसी का परिणाम है, वो भी इसी का रिजल्ट है। एंड फाइनली टू सम इट ऑल अप, जो भी अभी तक हमने समझा, तो हमने देखा कि वोटर्स डिससैटिस्फाइड हैं, ग्लोबल लेवल के एग्जाम्पल से पता लग रहा है। कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जो एक्सेप्शन है, जैसे हमने मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा, अदरवाइज ग्लोबल लेवल पर एक डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से एक एंटी इनकम्बेंट वेव जो है वो चल रही है, और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में ही वोट देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट से बाहर कर दिया गया, पावर से बाहर कर दिया गया, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं, हमने साउथ अफ्रीका के केस में देखा, हमने फ्रांस के केस में देखा, इंडिया के केस में देखा, जहां पर रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो वोटिंग गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, बट कोएलिशन गवर्नमेंट्स के थ्रू वो दोबारा से सत्ता में जरूर आ गए। इसके साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है, इन्फ्लेशन है, पोस्ट पेंडेमिक जॉब जनरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, इमिग्रेंट्स को लेकर कंसर्न्स है, डेमोक्रेटिक चैलेंजेस है, डेमोक्रेसी को लेकर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं, और फ्यूचर इंप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे अगर अब जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में आई हैं वो कोविड-19 पेंडेमिक के जो नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं उनका सामना नहीं कर पाती, अगर उनकी पॉलिसीज जॉब्स जनरेट नहीं कर पाती, जीडीपी में ग्रोथ नहीं आती, इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो वोटिंग होगी उसमें ट्रेंड क्या रहेगा वो देखने वाली बात है।
वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पर ये एंटी इनकम्बेंसी वेव जो चल रही है थोड़ा इसके बारे में वो भी अंडरस्टैंड कर पाएँ। ग्लोबल लेवल पर क्यों रूलिंग गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में वोट जा रही है, वो भी इस बात की निटी-ग्रिटी को अंडरस्टैंड कर पाएँ। दोबारा मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को और बेटर करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे देता हूँ। आप वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये टेलीग्राम चैनल है। यहां पर आपको यूपीएससी स्पेसिफिक कंटेंट भी मिल जाएगा डेली चैनल पर। इस सेम चैनल पर 12 बजे पॉलिटी की क्लास होती है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। वहां पर पूरी पॉलिटी में आपको कवर करवा रहा हूँ एमसीक्यूज के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।